जाएंगे। ओके, बख्शी सर, आपने इस पॉलिसी में कैसे लिया और आपका इंटरप्रिटेशन क्या है? क्या ये एक एक्सपेरिमेंट है या इसके पीछे कोई सोच भी है जो ये फैसला लिया गया है? नहीं, सोच और एक्सपेरिमेंट दोनों एक ही चीज का हिस्सा है। देखिए, आपने खुद ही कहा और ये फैक्ट है कि लैग के साथ में मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट आता है। तो वो और आया भी है, जैसे कि आज ये देखा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी में जो अभी तक परिवर्तन 290 आप कह लें या 250 बेसिस पॉइंट, जिस तरह से भी आप देखें, उसमें जो वृद्धि की गई है उसका प्रभाव बाजार पर जरूर आया है। आज हमारा जो पॉजिटिव रियल रेट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू जहां हमने शुरू किया था, तो आ रहा है प्रभाव। और आज देखिए, बहुत सेंट्रल बैंक्स, अक्सर ये होता है, अमेरिका में भी ये हुआ और अमेरिका में अभी भी ये फील किया जा रहा है कि फेड, देखिए एसवीबी क्राइसिस के बाद उनका कुछ लहजा नरम नजर आ रहा है, अदरवाइज उनका लहजा बहुत स्ट्रांग था और वो बहुत बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो एक ये फील होता है कभी कभी कि सेंट्रल बैंक जब बढ़ाने लगता है तो बहुत तेजी से आगे निकल जाता है, इफेक्ट लैग से आता है और ज्यादा, उससे भी ज्यादा आगे निकल के जब वो वृद्धि कर देते हैं दरों में, तो उसके दुष्प्रभाव भी फिर लैग के साथ आना शुरू हो जाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आरबीआई ने बहुत समझदारी का काम किया कि यहाँ पर रुक के देखा जाए, और खास तौर पे कुछ चीजें हैं कि जो अगले साल की आरबीआई की मार्च से ही शुरू होके अगले साल की जो आरबीआई की इन्फ्लेशन की रीडिंग्स हैं वो काफी कम है। पूरे साल के लिए उनका एक जो मानना है कि 5.2% ही इन्फ्लेशन रहेगा। तो अगर आज 6.5% रेपो रेट है तो हमारा पॉजिटिव रियल रिटर्न 1.3% हो जाता है, जो कि किसी हिसाब से भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी कम नहीं है। तो इस वक्त रुक के देखना ही अच्छा था। और ये हम सब जानते हैं कि अधिक रेट होने का भी दुष्प्रभाव प्रोडक्टिविटी पे, सॉरी, प्रोडक्टिव सेक्टर्स पे पड़ता है, ग्रोथ पे पड़ता है, हाउसिंग और कंज्यूमर की पॉकेट के ऊपर पड़ता है। तो आरबीआई का, हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी को जो टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में वो इन्फ्लेशन कंट्रोल का दिया गया है, लेकिन आरबीआई हमेशा जागरूक रहा है देश के ग्रोथ कंसर्न्स के बारे में, और उसके देखते हुए और सभी लोगों की जो कंज्यूमर है उसकी सहूलियत को देखते हुए बहुत अच्छा कदम उठाया है। आपने कहा था शुरू में सरप्राइज किया, मैं कहता हूँ प्लेजेंटली सरप्राइज किया। प्लेजेंटली सरप्राइज किया, लेकिन आपने ये कहा कि कई बार आरबीआई या सेंट्रल बैंक बहुत तेज आगे निकल जाते हैं और इम्पैक्ट देर से आता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रंट लोडिंग कर लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि ये कोर्स करेक्शन है, बहुत तेजी से आप बढ़े और अब आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ ज़्यादा हो गया? क्योंकि अगर आप सीपीआई को कैलकुलेट करें और फेड के मूव को कैलकुलेट करें तब भी 6.5% आपका रेट ज़्यादा है। अगर आप केवल सीपीआई को लेते हैं तब भी आपका 6.5% ज़्यादा है। हर लिहाज से आप ज़्यादा करके बैठे हुए थे, इसलिए आपको लगता था कि कोर्स करेक्शन करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। देखिए, अभी जनवरी और फरवरी दोनों की जो रीडिंग आई है इन्फ्लेशन की सीपीआई की, वो 6.1 और 6.2% आई है, जो कि किसी भी तरह कम नहीं थी। उसके बावजूद आरबीआई ने अगर एक फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन लिया है कि आगे आने वाले पीरियड में उनको इन्फ्लेशन की रीडिंग कम दिखाई दे रही है और इसलिए कहीं वो आगे ना निकल जाएं। देखिए, एक और बात जो हम भूल रहे हैं, हमारा इन्फ्लेशन का जो टारगेटेड बैंड है वो 4 से 6% है। अभी हम 4% की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम 6 और 6 से थोड़ा कम आने की बात कर रहे हैं। अगर हमें वास्तव में तो 4 +-2 मतलब 2 से लेके 6% के बीच में हमारा बैंड होना चाहिए। हम तो मिडिल पॉइंट 4% की भी बात अभी नहीं कर रहे हैं। वो करने के लिए आरबीआई को और क्या कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भारत जैसे देश के लिए 6% इन्फ्लेशन कोई खराब नहीं है, लेकिन वो छोड़िए, आरबीआई 4% का उनका मैंडेट है, 4 से कम रखने का या 4 के आसपास रखने का। तो उस हिसाब से उन्होंने कोई ज्यादा आगे नहीं निकले हैं। अभी हम फरवरी तक तो 6.2 पे थे, आगे आने वाले में कम आएंगे। तो यहाँ पर रुक गए हैं, ये बहुत समझदारी का कदम, समझदारी का कदम उठाया है। हमारे साथ हिरनदानी सर है। सर, इस समझदारी भरे कदम से आप लोगों को फायदा होगा क्या? नीरज जी, हमारी अगली मीटिंग को आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये रोकेंगे नहीं तो अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत ही बड़ी नुकसान हो सकता है। और वही हुआ है, जो रिपोर्ट आ गए हैं, नाइट फ्रैंक से आए, जेएलएल से आए,
पहली बार 30 साल के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग का ग्रोथ स्लो है और हायर इनकम और वो है पेस ऑफ ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। तो मेरे अंदाज से बहुत ही नुकसान हो गया है ये रेट हाइक के कारण। और आज के तारीख में हम देखें ये रुकते नहीं, तो मेरे अंदाज से द रेट हाइक वाज कॉजिंग इन्फ्लेशन मोर देन कॉजिंग इन्फ्लेशन। तो दिस इज समथिंग विच इज एक्सीलेंट, जो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात हुई है। और आई कॉम्प्लीमेंट द आरबीआई गवर्नर्स स्ट्रॉन्ग स्टैंड कि रेट हाइक को रुका दिया जाए। और आज मैं देखता हूं कि लोग जो उम्मीद करते थे, जिसके ओरिजिनली लोन और ईएमआई भरते थे ऑन द बेसिस ऑफ 6.2% इंटरेस्ट रेट जो बोरिंग करे, आज 8.25 हो गए। तो लगभग 25% उनका ईएमआई बढ़ गया है। 25% जो अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में है उनको बहुत ही कठिनाई है। जो लोग 25,000 रुपए महीने के जो इंस्टॉलमेंट करते हैं, आज के तारीख में वो लगभग 40,000 तक पहुंच गया। तो मेरे अंदाज से वो इट हैज बिकम अफोर्डेबल हाउसिंग हैज बिकम अनअफोर्डेबल हाउसिंग। तो इसलिए ये रोकना बहुत ही जरूरत रहा है। और मैं समझता हूं कि दिस इज अ वेरी पॉजिटिव मूव ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। और कुछ भी इंटरवेंशन करने की जो सपोज नीड भी हो जाए, so that must be done not by fiscal intervention by the governor in terms of rate hike, but by monetary intervention. Not by monetary intervention of the Reserve Bank, but fiscal intervention by the government of India. जैसे वो ऑयल के ऊपर भाव कम कर दिया, या वो जो टैक्सेस उस पर है, to curb inflation. You cannot continue the rate hike beyond the point because capital investment आपका स्लो हो जाएगा, ग्रोथ स्लो हो जाएगा। और जो आप बोल रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो हम करना चाहते हैं, वापस लेके आना चाहते हैं, वो भी नहीं हो सकता। सो ओवरऑल द लॉस ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक और जो सपोज बढ़ जाए, तो मेरे अंदाज से आरबीआई शुड नॉट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, but fiscal intervention by the central government should be more appropriate in निरंजन सर, हाँ जी, हम सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि